अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के तबले जंग बजाने के बाद इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली है। दो इंतहाई अहम बैठकें हुई हैं, दो इंतहाई अहम और हंगामी इजलास हुए हैं। एक इजलास का ताल्लुक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से है और दूसरे इजलास का ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आपसे कुछ देर पहले 2.5 घंटे जारी रहने वाला इजलास इख्तिताम को पहुंचा है। खबर यह नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज फुल कोर्ट इजलास बुलाया, बल्कि खबर यह है कि फुल कोर्ट इजलास के अंदर हुआ क्या, ये तमाम तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ ये भी आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस इजलास के बुलाने से पहले विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मुलाकात भी की है। यानी आजम नजीर तारड़ और फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात के लिए पहुंचे। ये मुलाकात इंतहाई बाइस ताज्जुब और इंतहाई मानी खेज है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फुल कोर्ट इजलास इन दो शख्सियात से पूछ कर बुलाया है और क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाना चाहते थे। अब तक अदालती जो आला अदालती फोरम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, क्या उस फोरम के ऊपर इस मामले को टेकअप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अभी जो कंसर्न क्वार्टर्स है उनमें इंतहाई बेचैनी, इंतहाई इस्तराब पाया जाता है, इंतहाई हंगामी सिचुएशन है। आज जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है वो इजलास इंतहाई गर्मा गर्म इजलास था। उसके अंदर जजेस के माबैन अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई है। जो जराए है, जो इनसाइडर है, उससे हमें पता चल रहा है कि जजेस के माबैन सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुई है और ये इजलास जिस वक्त खत्म हुआ है तो कंक्लूसिव नहीं हुआ, यानी किसी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस वक्त खुद मौजूद होते थे इसी तरह के फुल इजलासों के अंदर, वैसे तो फुल कोर्ट इजलास बुलाया नहीं गया, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपनी भी आदत थी कि वो इजलास को अधूरा छोड़ के या गर्मा गर्मी के बाद निकल जाते थे और उसके बाद फैसला होता था। कम बेश कुछ ऐसी ही सूरत इख्तियार करती जा रही है। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को फैसला करना है। जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी से बातचीत हुई है उनके मुताबिक इस मामले को शायद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फोरम पर टेकअप ना किया जा सके, क्योंकि आर्टिकल 209 के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें वो कहते हैं कि उस जुरिस्डिक्शन में ये फॉल नहीं करता है। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सतह पर यह मामला टेकअप ना किया गया तो फिर 184(3) की जुरिस्डिक्शन यानी सो मोटो के इख्तियार के तहत इस मामले को टेकअप किया जाएगा और सो मोटो के तहत इस मामले को इख्तियार करना है या नहीं करना, इसके लिए फुल कोर्ट इजलास हुआ। जजेस के माबैन इत्तफाक नहीं था, जजेस के माबैन एक क्लियर डिवीजन थी। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फुल कोर्ट इजलास का एलामिया भी एक्सपेक्टेड है कि एलामिया आ जाएगा, लेकिन एलामिया कुछ भी होगा ये मुतफिका नहीं होगा, यानी कंसेंसस से कोई भी डिसीजन नहीं होगा, बल्कि एक स्प्लिट डिसीजन आएगा जिसमें चंद जजेस एक तरफ होंगे और बाकी मानदा जजेस एक तरफ होंगे, जो इस बात का इशारा कर रहे होंगे कि जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक क्लियर डिवाइड है वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी डिवाइड है। और आपको याद होगा कि चंद रोज पहले ही वो जस्टिस जमाल मंदुखेल हों और उनके साथ जस्टिस मुसरत हिलाली हों, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हों, उनके जो रिमार्क्स थे वो भी क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि वो खासतौर पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कार्रवाइयां चल रही थी उसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल के सरबराही में इस बेंच ने तारीखी रिमार्क्स दिए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक राय मौजूद है, एक तासुर मौजूद है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से मुदाखलत हो रही है और जजेस अपना काम करने के अंदर खुद मुख्तार नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी जरा ये बता रहे हैं कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत सो मोटो नोटिस जो है उसके कभी इम्कान है कि हो जाएगा और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है इस को एक्सरसाइज भी कर लेंगे इंतहाई पत्थर दिली के साथ, यानी इंतहाई जो है वो यूं कह लीजिए कि जिसमें उजलत नहीं हो रही थी। अभी तक जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था और अल्टीमेटली उनको ये कहा गया है, कन्वे किया गया है कि इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फोरम पर ले जाने की बजाय इसको 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत सुना जाए और अल्टीमेटली इन जजेस के ऊपर ओनस डाली जाए। जैसे नैब कोई नोटिस लेती है तो गिरफ्तार पहले कर लेती है, बाद में तहकीकात होती थी, ये कानून था जिसके तहत माजी की ऑपोजिशन को भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया। बिल्कुल उसी तरह अब जब 184(3) के जुरिस्डिक्शन के साथ इस मामले को टेकअप किया जाएगा तो इन जजेस को कहा जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहा जाएगा कि आप वो तमाम तर शवाहिद लेके आए, वो तमाम तर सबूत लेके आए। ओनस आपके ऊपर है, आपने इल्जाम लगाया है, आपको ये इल्जाम अपने सबूतों और शवाहिद की रोशनी में प्रूव करना पड़ेगा
और इस तरह से इन जजेस के ऊपर बारे सबूत डाल के इनको मजीद प्रेशराइज किया जाएगा। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन जजेस को इनके ओहदों से अलहदा भी करना पड़े या एक-एक करके जो रेजिग्नेशन वाला मामला इस्लामाबाद में आ जाए। मैंने आपको बताया था आज से कोई तकरीबन डेढ़ 2 महीने पहले मैंने ये खबर आपको दे दी थी, इलेक्शन से पहले, कि कुछ इस्तीफे इलेक्शन से पहले आएंगे और कुछ इस्तीफे इलेक्शंस के बाद एक्सपेक्टेड हैं। तो वो खबर अब खासी हद तक दुरुस्त साबित होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने भी इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे के अंदर उन्होंने दबे अल्फाज के अंदर, अशार की ज़बान के अंदर ये कहने की कोशिश की थी कि उन पर बाहर से प्रेशर आ रहा है, मुदाखलत हो रही है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और उन्होंने मुनासिब समझा कि अपने इस ओहदे से जिससे वो इंसाफ नहीं कर सकते उससे अलहदा हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एका करके 6 जजेस ने जो है अब ये तबले जंग बजाया हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हालात इस तरीके से जो है वो कॉर्नर्ड कर दिया जाए इनको कि अल्टीमेटली इनको रेजिग्नेशन देने तक की नौबत तक ले आया जाए, क्योंकि मामला अब इतना सादा नहीं है। और जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनके अंदर इस बारे में ना सिर्फ ये कि तशवीश पाई जाती है, बल्कि शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। वो शदीद एंगर वाली इस वक्त कंडीशन मौजूद है, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कई महाजों पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। पहले सोशल मीडिया का टेल नहीं हो रहा था, एक्स खासी हद तक बंद है। उसके बाद माशी समत के अंदर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ रहे हैं, और अब एक और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो मामला है वो ये है कि चीन, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो है एलाई था, उसने भी तबले जंग बजा दिया है। और खासतौर पर बिशाम के अंदर जो हुआ है, बिशाम में, शांगला के इलाके बिशाम में जो 5 चीनी एहलकार जान की बाजी हारे हैं, हलाक हो गए दहशतगर्द हमले के अंदर, उस पे जरा ये बता रहे हैं कि इंतहाई खौफनाक, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई गुस्से से भरी हुई कॉल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के पास भी पहुंची है। आज वफाकी काबीना का इजलास जो शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होना था, इस इजलास को कैंसिल किया गया, और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद पहुंचे उस जगह पर। इजलास की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे, और चीफ साहब ने जो अल्फाज उस पर बयान किए हैं, खासतौर पर तमाम सूबों की सतह के ऊपर, सूबों के नुमाइंदों को, विफाक के नुमाइंदों को, सिक्योरिटी एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम के हौसले को कम समझा है। हम आखिरी दम तक दहशत गर्दी का मुकाबला अपनी पूरी कुव्वत और पूरी ताकत से करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा, और ये मामला इंटरनेशनलाइज होता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान खासतौर पर आलमी महाज के अंदर जहां मुझे खतरा है कि आइसोलेट हो रहा है, अमरीकी एंड पे खड़ा हुआ है, अब उस अमरीका बहादुर ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ईरान के साथ जो हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है, उस पर भी आज मैथ्यू मिलर का जो स्टेटमेंट आ गया, उससे पहले डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है, तो वो ये भी नहीं होने देंगे। और इंटरनेशनली उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ इस माहदे को तकमील तक नहीं पहुंचाता है, तो फिर ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक तो सैंक्शंस तो है ही, लेकिन जो जुर्माना होगा, जो नुकसान होगा, वो अलहदा से भरना पड़ेगा। और फिर अगर वो दूसरा फरीक इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए, आलमी अदालत में चला जाए, तो जाहिर है फिर आपको वहां पर भी कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट खासी परेशान है, जुडिशरी के अंदर जो मामला हो रहे हैं वो आपके सामने है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो सड़कों पर आने के लिए भी तैयार है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के हाल पर रहम करे। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।